दिन दिहाड़े यहाँ से निकलना तो एकदम खतरनाक होगा। राजा की बात में वजन था। ये जगह काफी महफूज थी। दरख्तों और झाड़ियों का एक झुंड सा था। घनी छांव भी थी। कोई अकेला दुकेला आदमी इधर आ भी निकलता तो उसे मुतमईन किया जा सकता था। यह थोर वाली जगह थी। काफी दूर तक खेत दिखाई नहीं देते थे। बिल्कुल पास से एक से नाला गुजर रहा था। कुछ ही देर में दिन ढलना शुरू हो गया। साय लंबे होने लगे। राजा घूंट घूंट विस्की ले रहा था। जीप के अंदर ही से उसे निमको और चिप्स के 2-4 लिफाफे भी मिल गए थे। एक परी पैकर उसके पहलू में थी और वो जख्मी होने के बावजूद खुद को बिल्कुल मुतमईन महसूस कर रहा था। वो अपने सेल फोन से छेड़छाड़ में मसरूफ था। मेरी ख्वाहिश थी कि किसी सूरत इमरान से राब्ता हो सके, मैं उसे अपनी खैरियत से आगाह कर सकूं और मौजूदा सूरत हाल पर मशवरा भी हासिल कर सकूं। इसके अलावा उसे यह भी बता सकूं कि उसका कौन सा देरीना साथी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सेल फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अगर किसी वक्त आते थे तो बहुत कमजोर। मैंने सेल फोन घास में छुपाते वक्त ऑफ कर दिया था, फिर भी इसकी चार्जिंग बहुत कम रह गई थी। राजा ऐश्वर्या राय स्वीटी के साथ जुड़ा बैठा था और उसकी कहानी सुन रहा था। ये कहानी इस तर्ज की आम लड़कियों से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। वही बाप की दूसरी शादी, माँ बीमार, भाई नशई, घर में फाके। वो रोजगार की तलाश में निकली। किसी ने कहा उसकी शक्ल मशहूर फिल्म एक्ट्रेस से मिलती है। वो उसे स्टूडियो की रोशनियों में ले गया। वो रोशनियां जो अंदर से बहुत तारीक होती हैं, वो इन्हीं तारीक रोशनियों में चलती हुई और कई खलवतों से गुजरती हुई सुल्तान साहब और जावा साहब तक जा पहुंची। पता नहीं कि अब ऐश्वर्या की कहानी में कितना सच था और कितना झूठ। मैंने उसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे बिग बॉस जावा साहब क्या काम करते हैं? वो बोली, वो एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। बॉलीवुड में उनके बड़े ताल्लुकात हैं। वो आजकल मशहूर इंडियन हीरोइनों के डुप्लीकेट इकट्ठे कर रहे हैं। इन डुप्लीकेट्स को बड़ी अच्छी तनख्वाह पर मुलाजिम रखा जाएगा। इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कैसी ट्रेनिंग? मैंने पूछा। यही कैमरे के सामने आने की। वैसे सही पता तो बम्बई पहुंच कर चलेगा। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ये नदीम और सुल्तान चिट्टा वगैरह तुम्हें दिन रात ट्रेंड ही तो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो बम्बई जाकर तुम्हें ज्यादातर यही काम करना होगा। वो चुप रही। राजा ने नशीले अंदाज में उसके रुखसारों पर उंगली चलाते हुए कहा, सोनियो, और कितनी कुड़ियां आपके साथ ये तालीम हासिल कर रही हैं? 6-7 हैं। इन सब की शक्ल किसी एक्टर से मिलती है? मैंने पूछा। ऐश्वर्या ने उसका जवाब असबात में दिया। गर्दन झुकाकर असबात में सर हिलाते हुए दाएं रुख से वाकई ऐश्वर्या राय ही नजर आती थी। राजा इस पर फिदा हुआ जा रहा था। शराब भी काम दिखा रही थी। अगर मैं यहां मौजूद ना होता तो वो कब का कपड़ों से बाहर हो चुका होता। यूं तो अब भी उसके जिस्म पर कपड़े भराए नाम ही थे। उसकी शर्ट तो इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी ही में तार तार हो गई थी। पतलून का एक पांचा भी वहीं पर लीरो लीर हो गया था। अपनी सूजी हुई नीली आंख और जख्मी चेहरे के साथ वो किसी हद तक मजाक का खेज में नजर आता था। वो मुझे अभी तक अपना नाम गौहरी बता रहा था। मैंने उसे अपना नाम ताबिश बताया था। अगर ये होश रुबा लड़की हमारे दरमियान मौजूद ना होती तो शायद हम अब तक एक दूसरे को अपनी सच्ची झूठी कहानी सुना चुके होते। लेकिन इस खूबरू लड़की ने राजा की तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी और शकालपन इसके सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसने अम्मू का जिक्र भी मुअख्खर किया हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि लड़की का खौफ भी अब काफी हद तक दूर हो गया है। शायद वो समझ गई थी कि उसकी जान को यहाँ कोई खतरा नहीं। ज्यादा से ज्यादा उसे राजा को अपनी खूब शक्ली का कुछ खराज देना पड़ेगा। राजा और ऐश्वर्या सानी के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी उससे मुझे 1-2 बातों का मजीद पता चला। अंदाजा हुआ कि राजा इंडस्ट्रियल एरिया की उस कोठी में वाकई बुलडॉग और हाउंड कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए मौजूद था। ताहम इस दौरान में उसने अपनी आदत के मुताबिक कोई हैंगी बैंगी की थी। गालिबन कोई कीमती शय चोरी की। इस चोरी के दौरान में उसके चाकू से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसके बाद जावा के लोगों ने उसे पकड़कर और मार पीट कर तहखाने में डाल दिया। देखते ही देखते शाम हो गई। इस झुंड के अंदर तारीकी फैलने लगी, लेकिन यह तारीकी तवक्का से कुछ ज्यादा थी। मैं दरख्तों से बाहर निकलकर देखा, गहरे बादल छा गए थे और मजीद गहरे हो रहे थे। थोड़ी देर में बारिश भी होने लगी। बड़े जोर का तरेड़ा पड़ने लगा। राजा ने मसरूर होकर अपने हाथ पाँव नशिस्त पर फैलाए और बोला, चलो ये डर भी खत्म हुआ कि कोई गड्डी के पहियों के निशान देखता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि अब हम वो बचा सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? चैन की बांसुरी। मैंने लुकमा दिया। हाँ, चीन की बांसुरी। उस मानी खेज अंदाज में ऐश्वर्या राय सानी को देखा। बारिश तेज थी और तवातुर से बरस रही थी। दरख्तों के हेवले झूमते थे और उनके दरमियान रह रहकर बिजली चमकती थी। राजा ने तरंग में आकर सराय की अंदाज का एक गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब कुछ इस तरह था, शराब है, बारिश भी है और महबूब भी। बोतल और प्याले की खन खन, बारिश की रिमझिम और चूड़ियों की छन छन आपस में रल मिल गई थी।
मेरा दिल चाहता है कि मैं इन आवाजों की लय पे नाचना शुरू कर दूं। रात 9 बजे के लगभग मेरे सेल फोन की बैटरी यकसर खत्म हो गई और मैंने उसकी तरफ से मायूस होकर उसे एक तरफ रख दिया। कल की तकरीबन सारी रात भी हंगामा खेजी की नजर हो गई थी। जिस्म जख्मों और थकन से चूर था। मैं निशिस्त को स्ट्रेच किया और नींद दराज हो गया। बारिश खत्म होने के बाद ही हम जीप से निकल सकते थे और किसी तरफ रवाना हो सकते थे। अभी तक हम ये फैसला भी नहीं कर सके थे कि हमें ऐश्वर्या राय को अपने साथ रखना है या बांध कर यहीं लैंड रोवर के अंदर छोड़ जाना है। ऐसी फैशनेबल खूबरू लड़की को साथ रखने में यह नुकसान था कि रास्ते में कोई भी हम पर शुबा कर सकता था। किसी पुलिस नाके पर भी हमें ख्वामख्वाह रोका जा सकता था या वो खुद पुलिस को या आम लोगों को हमारी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। ऐन मुमकिन था कि जावा ग्रुप के लोगों ने ऐश्वर्या सानी की गुमशुदगी के हवाले से कोई रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज करवा रखी हो, मगर इसको साथ रखने में यह फायदा था कि अगर कहीं जावा ग्रुप के लोगों से टकराव हो जाता तो हम ऐश्वर्या को गन पॉइंट पर रखकर इन पर कुछ दबाव डाल सकते थे। मैं ऊँगने लगा तो राजा ने कहा, चलो तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं जागता हूँ, फिर मैं आंख लगा लूंगा और तुम पहरेदारी करना। राजा की आवाज जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही थी। मेरी गनूदगी में इजाफा होता जा रहा था। सरबत की गुमशुदा महक मेरे आसपास बिखर गई। इस महक में मासूम बालू के जिस्म की महक भी शामिल होगी। एक महक ने जैसे दूसरी महक को अपनी गोद में ले लिया था। मैं इन दोनों महकारों का पीछा करते करते सो गया। मुझे तवक्का नहीं थी कि मैं इतनी देर सोऊंगा। थकावट और रत जगह ने काम दिखाया था। एक पहलू सुन्न हो गया था शायद। मैंने निशिस्त पर पहलू बदला तो आंख खुल गई। बारिश धीमी हो गई थी लेकिन बरस रही थी। अचानक मुझे अंदाजा हुआ कि राजा जीप में मौजूद नहीं है और गालिबन ऐश्वर्या राय भी नहीं थी। मैं चौंक कर उठ बैठा। जीप की अंदरूनी रोशनी आन करके पीछे देखा। अकबी निशिस्तें बिल्कुल खाली थी। राइफल भी नजर नहीं आई। तो क्या राजा ऐश्वर्या को लेकर निकल गया था? उसने धोखा दिया था। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलना ही चाह रहा था कि अचानक चंद कदम के फासले पर शाखों और पत्तों के अंदर ससराहट का एहसास हुआ। तारीकी में कोई मौजूद था, शायद राजा और ऐश्वर्या या फिर कोई जानवर या कोई गैर मुतल्लका शख्स। कई सवाल एक साथ मेरे ज़हन में उभरे, लेकिन मुझे ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। जल्दी मेरे अंदाजे की तस्दीक होगी। हरियाली के अंदर से दबी दबी निस्वानी हंसी सुनाई थी। ये यकीनन ऐश्वर्या की हंसी थी। उसके साथ राजा की बहकी हुई आवाज उभरी। वो दोनों वहां मौजूद थे। मैंने देखा कि पैराशूट का एक बड़ा गिलाफ भी जीप की पिछली निशिस्त पर मौजूद नहीं है। ये जीप का गिलाफ था और अब इन दोनों के बिछोने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में राजा पर लानत अरसाल की और निशिस्त पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। 3-4 मिनट बाद अंदाजा हुआ कि राजा और ऐश्वर्या जीप की तरफ वापस आ रहे हैं। मैं सोया बना रहा। वो दबे पांव आए, बड़े आराम से पिछला दरवाजा खोला और बगैर कोई आवाज पैदा किए अंदर आ गए। राजा ने ऐश्वर्या के कान में कोई सरगोशी की। जवाबन उसने भी कुछ कहा। ऐश्वर्या के गीले बालों की कुछ छींटे मेरे चेहरे पर भी पड़े, लेकिन मैंने आंखें बंद रखी और इन दोनों के लिए खज्जल होने का मौका फराहम नहीं किया। राजा वाकई एक नंबर का खनाट और चालबाज था। जो जीप कल दोपहर को किसी भी तरह स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, वो रात पिछले पहर को राजे की थोड़ी सी कोशिश से स्टार्ट होगी। मेरा ये शक यकीन में बदल गया कि कल दोपहर राजा की नीयत ही खराब थी। वह दरख्तों के इस झुंड से निकलना ही नहीं चाहता था। बहरहाल मैंने उस पर कुछ जाहिर नहीं किया। बारिश अब एक धीमी फवार की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। हम दरख्तों और झाड़ियों के इस झुंड से निकले और सेम नाले के साथ साथ चलते मशरिक की तरफ बढ़ने लगे। ऊंचे नीचे रास्ते पर जीप की लाइट से मुसलसल हचकोले खा रही थी। ये छोटी लाइट्स थी। हेडलाइट तो इस वक्त ही टूट गई थी जब रियान ग्रुप की इस जीप ने कोठी का गेट तोड़ा था। अब इस तुम्हारी शहजादी का क्या करना है? मैंने राजे से पूछा। मेरा ख्याल है कि किसी मुनासिब जगह पर इसे गड्डी से उतार देते हैं और सलाम अलैकुम कह देते हैं, लेकिन अगर इसे कोई जानवर पड़ गया तो फिर? मैंने कहा। मेरे फिक्रे में फिर के लफ्ज पर शायद राजा ने ज्यादा गौर नहीं किया था। वो बोला, कोई बात नहीं, अब तो थोड़ी देर में सवेर हो जानी है, या फिर इसे इस जगह छोड़ दें जहाँ गाड़ी छोड़नी है। ये गाड़ी के अंदर ही रहे। हाँ, ये भी ठीक है, राजा ने तायद की। करीबन 5 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम शेखुपुरा से लाहौर जाने वाली बड़ी सड़क के करीब पहुंच गए। अब इस मसरूका जीप को इससे आगे ले जाना खुद को शदीद खतरे में डालने वाली बात थी। हमने जीप एक करीबी गांव के नवाह में दरख्तों के दरमियान खड़ी की। राजा की निगाहें अभी तक ऐश्वर्या के लिए हरिसाना चमक रखती थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस मुसीबत को इससे आगे अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो इससे बोला, सोनियो ते मखणों, ज्यादा घबराना नहीं, गड्डी के अंदर आराम सुकून से बैठो। सवेरा होते ही लोग तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे तो तुम लोग दरवाजे को लाक करके जाओगे। वो रूहानसी होगी। मैंने कहा, अगर दरवाजों को लाक ना करेंगे तो खुद लाकअप में पहुंच आएंगे, लेकिन मैं निकलूंगी कैसे? राजा बोला, कोई अल्लाह का बंदा इट मार कर शीशा तोड़ देगा। मैंने कहा है ना, घबराने की बात नहीं, और ये आखिरी मुलाकात नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो फिर कहीं ना कहीं टाकरा हो जाएगा हमारा। हमने पहले ही अच्छी तरह देख लिया था कि गाड़ी में कोई ऐसी शय मौजूद ना हो जिसको इस्तेमाल करके ये लड़की कोई शीशा तोड़ सके। इस गाड़ी में यह ऑप्शन मौजूद था कि दरवाजों को बाहर से लॉक कर दिया जाए
तो वो अंदर से न खुल सके। गाड़ी का पैराशूट का लंबा चौड़ा गिलाफ एक बार फिर हमारे काम आया। हमने ब्लेड की मदद से इसके 2 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को बरसाती की तरह ओढ़ लिया। जीप के दरवाजे बंद करने के बाद राजे ने ऐश्वर्या राय को अलविदाई आंख मारी, लेकिन इसमें उसे बुरी तरह नाकामी हुई। जो आंख उसने दबाई थी वो तो पहले ही सोजन की वजह से बंद थी। हम हल्की फवार में कीचड़ ज़्यादा जमीन पर संभल संभल कर आगे बढ़ते रहे। राइफल राजा ने अपनी बरसाती में छुपाई थी। इन बरसातियों ने हमारे बहुत से ऐब ढक लिए थे, हमारी नीम उरियानी, हमारे खून आलूद कपड़े और हमारे जख्म। हत्ता के बवक्ते जरूरत हम इनसे अपने नंगे पांव भी ढक सकते थे। जख्मी टांग की वजह से मैं बमुश्किल लंगड़ाता हुआ चल रहा था। हम सड़क तक पहुंचने के लिए छोटी पगडंडियां इस्तेमाल कर रहे थे। बस पर तो हम बैठ नहीं सकते थे क्योंकि टिकट के पैसे नहीं थे। फिर हुलिया भी मशकूक था। बेहतर था कि कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाता। लाहौर और गिरदो नवाह में इन दिनों टैक्सियां कम कम ही नजर आ रही थी। लेकिन एक बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ कि अभी हम सड़क के किनारे खड़े 2-4 मिनट ही हुए थे कि एक पीले रंग की मेहरान टैक्सी नजर आ गई। हमारे इशारे पर रुक गई। मैंने आगे बढ़कर ड्राइवर से लाहौर तक का किराया तय किया। हम सवार हो गए। मैं अगली सीट पर और राजा पिछली सीट पर चला गया। ड्राइवर गाहे बगाहे मेरे चेहरे की चोटों की तरफ देख रहा था। वो इस बात पर भी उलझा हुआ था कि हमने टैक्सी में बैठ जाने के बावजूद बरसातियां अपने जिस्मों से जुदा नहीं की थी। बहरसूरत उसने कोई सवाल नहीं किया। उसकी उलझन देखकर मैंने खुद कहा, एक्सीडेंट हो गया था भाई साहब। ट्रैक्टर ट्राली उलट गई थी। 8-10 बंदे जख्मी हुए थे। 2-4 को तो काफी चोटें आई हैं। मेरी टांग भी काफी जख्मी है। मरहम पट्टी के लिए लाहौर के वड्डे अस्पताल जा रहे हैं। राजा ने रास्ते ही में मुझे बता दिया था कि हमने कहाँ जाना है। इचरा मोड़ के करीब एक लालाजार नामी दरमियाने दर्जे का होटल था। इसका मालिक जो मैनेजर भी था राजा का राजदान दोस्त था। राजा को पता था कि वो हमारे हुलियों की परवाह किए बगैर न सिर्फ हमें कमरा देगा बल्कि हुलिया दुरुस्त करने के लिए फौरी इंतजाम भी कर देगा। मैं जल्द से जल्द इमरान से रब्ता करना चाहता था। अब सेल के सिग्नल तो यकीनन आ रहे थे लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब होटल पहुंचकर ही रब्ता करूंगा। फजर की आजानें हो रही थीं जब हम शहर जिंदा दिलाने लाहौर में दाखिल हुए। अभी ये शहर अपने जिंदा दिलानों, अपनी रौनकों, रंगीनियों और हंगामों समेत सो रहा था। कुछ ही देर बाद इसने अंगड़ाई लेनी थी और अपनी हशर सामानियों समेत चाक जाना था। यह बड़ा अच्छा वक्त था। अंधेरे में उजाले की आमेज़ चोरी थी। मीनारे पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के मीनारों की बुलंदियां होले होले नुमाया हो रही थी। ये वक्त होता है जब नाकों पर शहरियों को रात भर तंग करने वाली पुलिस अपनी हरकतों से बाज आ जाती है और थानों का रुख कर लेती है। हम भी किसी चेकिंग की जद में आए बगैर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एक छोटी सड़क पर लालाजार होटल की 3 मंजिला इमारत थी। मालिक मैनेजर अशफाक राना एक कमरे में सोया पड़ा था। चौकीदार ने उसे जगाया। चौकीदार भी गालबन राजा को थोड़ा बहुत जानता था। कुछ ही देर बाद 30-35 साल का एक फरबा नाम शख्स है तोंद मटकाता और आंखें मलता हमारे सामने था। उसके बदन पर बस बुनियाद और शलवार नजर आ रही थी। उसने राजा को राजे कहकर मुखातिब किया और तपाक से मिला। साथ साथ वो मेरे और राजा के जख्मी हुलिये पर फिक्रमंद भी था। राजा और वो कमरे में चले गए। मैं वहीं एक सोफे पर बैठ गया और जख्मी टांग उठाकर दूसरे सोफे पर रखती। बरसाती नुमा कपड़ा अभी तक मेरे जिस्म पर था। मेरे नंगे पांव देखकर चौकीदार की हैरत में मजीद इजाफा हुआ। इसी दौरान में होटल के एक मुलाजिम ने बाहर खड़े टैक्सी ड्राइवर को फारिग कर दिया। मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। मैं बिस्तर पर गिरकर आंखें बंद कर लेना चाहता था, मगर इससे पहले एक बार इमरान से राब्ते की कोशिश भी करना चाहता था। फोन सेट करीब ही पड़ा था। मैंने चौकीदार को बताया कि कॉल करनी है। उसने फोन मेरे करीब तपाई पर रख दिया। मैंने धड़कते दिल के साथ इमरान का नंबर डायल किया। रिंगटोन के तौर पर उसके सेल फोन पर बड़ा ऊट पटांग म्यूजिक सुनाई दिया करता था। अब आवाज आ रही थी, उड़ी उड़ी छावा हवा दे नाल। काफी देर तक यह आवाज मेरे कानों के पर्दे मजरू करती रही। फिर मैंने कोशिश तर्क कर दी। गालिब गुमान यह था कि इस वक्त वो जू के करीब अपने अपार्टमेंट में सो रहा होगा, लेकिन अंदेशे भी अपनी जगह मौजूद थे। आज तीसरा चौथा दिन था कि मुझे उसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। इसी दौरान में राजा और अशफाक राना कमरे से निकल आए। ग्राउंड फ्लोर पर ही हमारे लिए एक आरामदेह कमरे का दरवाजा खोल दिया गया। अशफाक एक मेडिकल बॉक्स ले आया। उसमें मरहम पट्टी का सामान मौजूद था। उसके अलावा दर्द कुछ दवाएं भी मौजूद थीं। अशफाक ने हमारे लिए कपड़ों के 3-4 जोड़े भी मुहैया कर दिए ताकि हम इनमें से अपने नाप के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। यह जानकर राजा हैरान हुआ कि मैं अपने जख्मों को खातर में लाए बगैर नहाना चाहता हूँ। इसका ख्याल था कि मेरी तकलीफ में इजाफा होगा। इसे खबर नहीं थी कि मेरे लिए तकलीफ और राहत की हदें कभी कभी आपस में कटमट हो जाती हैं। मैंने इत्मीनान से शावर किया। बाद में तौलिए से जिस्म को अच्छी तरह खुश किया। यह और बात है कि तौलिए पर जगह जगह खून के धब्बे आ गए थे। मेरे सारे पिंडे पर चमड़े की बेल्ट्स के निशान मौजूद थे। जहां जहां स्टील के बुक्के लगे थे वहां वहां खून का रिसाव था। मैंने खुद भी थोड़ी बहुत मरहम पट्टी भी की थी। दर्द कुछ दवाएं मैंने बहुत अरसे पहले छोड़ दी थी। अभी इसी असूल पर अमल किया। जैकी कहा करता था कि दर्द तो एक नेमत है,
और यह दबाने के लिए नहीं, सहने के लिए होता है। राजा गाहे बगाहे हैर से मेरी तरफ देखता था और जैसे दिल ही दिल में मेरी बर्दाश्त का मोतरफ होता था। इसका ख्याल था कि मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया है और मुझे चलना फिरना नहीं चाहिए, मगर ऐसी अजियतों और ऐसे अंदेशों से लड़कर मेरी अजीब सी तस्कीन होती थी। पुरलुत्फ लाहौरी नाश्ता हमारे कमरे में पहुंच गया। पूड़ी, आलू और अचार वाले गर्मा गर्म चने, सुर्खी माइल हलवा, निहारी और उसके साथ मीठी और नमकीन लस्सी। बड़ी चाह अमेज खुशबू थी। मेरा जबड़ा उखड़ा हुआ था, तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया। आधा नाश्ता मैंने बड़ी रगबत से किया, लेकिन फिर एकदम कुछ याद आ गया। एक बू सी दिमाग में घुसने लगी और मैंने जल्दी जल्दी हाथ खींच लिया। ये फतेह मोहम्मद की लाश की बू थी, वो लाश जो कई घंटे तक मेरे जिस्म से लिपटी रही थी और मेरी हर सांस के साथ मेरे दिलो दिमाग में सरायत करती रही थी। मैं कबीदा खातिर होकर लेट गया और आंखें मूंद ली। कल सुबह और परसों रात के सारे खून रेज मनाजर निगाहों के सामने घूमने लगे। खूनखार कुत्तों का दही की खुशबू पर दीवाना वार चपटना, मेरे चेहरे से सिर्फ चंद इंच के फासले पर उनकी शोला बार आंखें, कार्ज अकरम खान की गोली लगना और उसका टकराते हुए ऊंधे मुंह गिरना, गाड़ी के अंदर घुसने वाले रियान ग्रुप के बंदे पर सधाए हुए बुलडॉग का झपटना और उसका पेट फाड़ देना, ये सब कुछ जागती आंखों का ख्वाब लग रहा था। थकन रच सके और ऐश्वर्या के सरूर से चूर राजा भी बिस्तर पर लेट गया। इस पर तेजी से कनूदगी तारी हो रही थी। मैंने कहा, गौर ये क्या चक्कर है? तुम्हारा ये दोस्त अशफाक राना तुम्हें राजा क्या कर बुला रहा था? हाँ, कुछ यार दोस्त इस नाम से भी बुलाते हैं। यानी तुम्हारा असल नाम गौर है? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। उसने बस हूँ कहने पर इक्तिफा किया। अंदाज से जाहिर था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने एक दो फिक्रे और बोले, लेकिन इसी दौरान में वो सो गया। ये मौका था कि मैं एक बार फिर इमरान से राब्ते की कोशिश करता। मैं लंगड़ाता वो बाहर निकला और अपने मुर्दा सेल फोन के लिए चार्जर का इंतजाम किया। 5-10 मिनट बाद मैं एक बार फिर इमरान से राब्ते की कोशिश कर रहा था। मैं कमरे के बाथरूम में था और दरवाजा बंद कर रखा था। मेरी समात इमरान की आवाज़ सुनने के लिए बेकरार थी, लेकिन वहां वही बेढंगी सदा थी। उड़ी उड़ी जावा हवा के नाल मैं दांत पीसने लगा। कभी इस पर गुस्सा आता था, कभी दिलो दिमाग में अंदेशे ओहदा मचाने लगते थे। मेरी चौथी पांचवी कोशिश पर इमरान की हाँपी हुई आवाज़ सुनाई थी। वो गालबन कमरे से बाहर था और दौड़ता हुआ फोन तक पहुंचा था। हेलो ताबी, वो बड़े बेताबी से बोला। हेलो इमरान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ ये क्या खौफनाक ड्रामे कर रहे हो तुम? पिछले 2-3 दिनों में कोई 1000 बार तुम्हारा नंबर मिलाया होगा, कोई जवाब नहीं, कोई खबर नहीं। इस वक्त कहाँ हो तुम? जल्दी से बताओ। उससे सवालों की बौछार कर दी। अब जल्दी का कोई मसला नहीं है, तुम आराम से बात कर सकती हो। मैं खैरियत से हूँ, लाहौर के एक होटल में हूँ। लालाजार नाम है होटल का। और तुम कहाँ हो? वो मेरे सवाल को यकसर नजरअंदाज करते हुए बोला। किस जगह है ये होटल? इचरा के इलाके में, आसानी से मिल जाएगा। और अब घबराने की बात नहीं, मैं अब यहीं हूँ। ठीक है, मैं अभी फार्म हाउस से रवाना हो रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। तुम अपना फोन ऑन रखना। लेकिन यार, मैंने क्या बकवास की थी तुमसे? तुमने अभी फार्म से बाहर नहीं निकलना। चावा के दर्जनों कारिंदे और गाड़ियां फार्म के आसपास हैं। घेरा डाला हुआ है उन्होंने। यह बात बहुत आगे बढ़ चुकी है इमरान। हाँ, आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जहां तक तुम सोच रहे हो वहां से भी आगे बढ़ चुकी है। यहाँ फार्म हाउस के करीब काफी बड़ा हंगामा हुआ है। 4-6 लाशें भी गिर गई हैं। क्या मतलब? मेरे जिस्म में सर्द लहर तोड़ गई। रियान साहब और जावा ग्रुप के लोग एक दूसरे से टकराए हैं। कई घंटे तक गोलियां चली हैं। दोनों तरफ के बहुत से बंदे पकड़े भी गए हैं। DIG साहब खुद शेखुपुरा आकर बैठे हुए। पूरे इलाके में पुलिस गश्त कर रही है। ये बात पहले ही मेरे जहन में आ रही थी कि शायद कल सुबह इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में रियान और जावा ग्रुप के लोगों में जो सख्त लड़ाई हुई है, इसकी कोई ताज़ा वजह भी है। इमरान अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम घबराओ मत। अब फार्म हाउस से बाहर निकलने में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। फिर भी मैं पूरे हिफाजती इंतजाम के साथ निकलूंगा। क्या हिफाजती इंतजाम होगा यार? तेरे जैसे 5-6 जानिसार मुजाहिद साथ होंगे, पैसे भी रवानगी खुफिया होगी। इसने मुझे हर तरह से तसल्ली दी। मैंने कहा, तो ठीक है, आ जाओ। या मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अहम खबरें हैं और एक सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज? एक पुराने दोस्त से तुम्हारी मुलाकात कराने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बिल्कुल खैरियत से तो हो ना? और वो फतेह मोहम्मद, क्या वो भी तुम्हारे साथ है? मैंने जरा तवक्कुफ से कहा। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब हाँ में है और दूसरे का नहीं है। क्या मतलब? फतेह मोहम्मद साथ नहीं? वो साथ था, लेकिन अब नहीं रहा। मैंने अफसुर्दगी से कहा। ओ गॉड। इमरान ने गहरी सांस लेकर कहा। वो मेरी बात समझ गया था। हमारे दरमियान गुफ्तगू खत्म हुई और मैंने बिस्तर पर लेटकर इमरान की आमद का इंतजार शुरू कर दिया। उसके साथ ऐसी उनसियत हो चुकी थी कि चंद दिन दूर रहने से भी एक खला सा महसूस होने लगता था। वो जिंदगी से भरपूर शख्स अपने इर्द गिर्द की हर शय को जिंदगी और तवानाई से भर देता था। करीबन 1.5 घंटे बाद इमरान लालाजार होटल में मौजूद था। मैंने मालिक मैनेजर अशफाक राना को उसकी आमद के बारे में पहले ही बता दिया था। इमरान को हमारे कमरे तक पहुंचने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। उसके कदमों की चाप से ही अंदाजा हो गया। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। वो आया और मुझसे बगल गिर हो गया। चंद सेकंड बाद उसने खुद को मुझसे दूर किया
और सरतापा जायजा लिया। उसका चेहरा मुतगय्यर हुआ। ये क्या किया है तुमने अपने साथ? उसकी आवाज में दर्द था। कुछ नहीं, बस दर्द सहने की थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। और खबीस ये थोड़ी सी है, इतनी प्रैक्टिस कोई हाकी में करे तो मियां दाद बन जाए और क्रिकेट में करे तो समीउल्लाह बन जाए। तुम्हारी दोनों बातें गलत हैं। मैं मुस्कुराया। लेकिन तुम कौन सी सही बात कर रहे हो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस है? वेरी सैड यार, बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि 2-4 दिन फार्म से नहीं निकलना। लगता है कि मेरी हर बात का उल्टा असर होने लगा तुम पर। इसी दौरान उसकी निगाह राजा वाले बेड पर पड़ी। वो करवट बदले सोया पड़ा था। ये कौन है? इमरान ने चौंक कर दबी आवाज में पूछा। सरप्राइज, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? जरा आगे जाकर देखो, शायद पहचान लो, मैंने भी धीमी आवाज में कहा। इमरान पुरतजस्सुस अंदाज में आगे बढ़ा। राजा का चेहरा दूसरी तरफ था। सर और चेहरे के बाल झाड़ झंकार जैसे थे। थोड़ी सी कोशिश से इमरान ने उसे पहचान लिया। वो हक्का बक्का रह गया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, तब दोबारा राजे को देखने लगा। कैसा है सरप्राइज? मैंने मध्यम आवाज में पूछा। जबरदस्त है, उसने सरसराती आवाज में कहा, फिर मुझे कमरे से बाहर आने का इशारा किया। हम दोनों राजा को सोता छोड़कर बाहर आ गए। अकबीसेन में जाकर इमरान पुरजोश अंदाज में बोला, ये बला कहाँ से मिली तुम्हें और तुमने इसे पहचाना कैसे? सुल्तान चिट्टे की कोठी से मिली और पहचाना इस तरह कि ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। ये तो जेल में था, सुल्तान की कोठी में कैसे पहुंचा? अब इसने बराह रास्त तो मुझे कुछ नहीं बताया। बहरहाल ये सुल्तान और नदीम की एक मुलाजमा लड़की से बातें करता रहा है। इससे अंदाजा हुआ है कि ये कैद काट कर बाहर आ चुका है और शिकारी और रखवाली करने वाले कुत्तों को ट्रेन करने के लिए सुल्तान और नदीम के पास मौजूद था। नदीम के जिक्र पर इमरान जरा चौंका। ये किस नदीम की बात कर रहे हो? उसने पूछा। सेक्रेटरी नदीम की। तुम्हारे लिए एक अहम खबर यह है कि नदीम जावा के लोगों से मिला हुआ है। समझो क्या वो जावा ग्रुप का हिस्सा है। वो फार्म हाउस की वही बड़ी काली भीड़ है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसने निराली साहब के करीब रहकर इन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इमरान ने अपने होंठ तशवीशनाक अंदाज में सुकेड़े।